सबसे पहले npm से इंस्टॉलेशन करी। अच्छा जी, एक आप लोग के फ़ायदे के लिए बता रहा हूँ, बहुत हेल्प करेगी। क्योंकि जिस फील्ड में आप हैं आपको ये चीज़ लाजमी आनी ही चाहिए। ऐसा नहीं कि अगर आती है तो ये बोनस पॉइंट है आपके लिए, ये मस्ट है आपके लिए, आपको आनी चाहिए। गिट एंड गिटहब ये ज़रा सीखना शुरू कर दें अपने एंड पे, क्योंकि कोर्स का पार्ट नहीं है आपके दायरे, वरना मैं सिखा देता आपको, क्योंकि इसके लिए भी टाइम भी चाहिए होगा अलग से। लेकिन आप सीखना शुरू कर दें अपने एंड पे। और कोई मुश्किल नहीं है, यूट्यूब पे कोई क्रैश कोड उठा लें या कोई प्लेलिस्ट उठा लें, रोज़ाना दिन में एक वीडियो देख लें बस। इतना मतलब इतना टाइम तो निकाल सकते हैं ना, दिन में एक वीडियो देखने में कितना टाइम जा रहा है। आप मोबाइल उठाओ, स्क्रॉल करते करते आपको 2 घंटे निकल जाते हैं ऐसी ऐसे। तो उसमें एक वीडियो देख लो बस गिटहब की, तो एटलीस्ट आपको गिट की थोड़ी सी नॉलेज होना स्टार्ट हो जाए कि किस तरह कोड पुश होता है, क्यों यूज़ होता है, क्या है क्या नहीं है। तो ये लाजमी ज़रा देखना शुरू कर दें। गिटहब की कमांड याद था या देखिए, 2 तरीके होते हैं गिट को यूज़ करने के। एक होता है CLI वर्जन, एक होता है GUI वर्जन। CLI स्टैंड्स फॉर कमांड लाइन इंटरफेस। उसमें क्या होता है, सारा काम कमांड से करना होता है, जो मैं अक्सर करता हूँ यहाँ पे, वो CLI वर्जन है, कमांड से करना होता है। दूसरा होता है GUI, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। ठीक है, गिटहब की अगर आप जाएंगे ना, गिटहब के ऊपर आप जाएंगे तो आपके जैसे गिटहब डेस्कटॉप की एक ऐप आ रही होती है, ये इसका GUI वर्जन है। यहाँ पे क्या होता है, आपको कमांड की ज़रूरत नहीं होती, डायरेक्टली आपको सारा काम करना होता है। लेकिन मैं ये बेस्ट अप्रोच क्या है कि आप पहले CLI सीखें फिर GUI सीखें। खैर बेस्ट, खैर पर्सनल प्रेफरेंस होती है कि आप पहले GUI, आपका दिल चाह रहा है GUI पहले सीख लें, अगर ये आपको ज़्यादा आसान लग रहा है। कमांड ना याद करने में थोड़ी मुश्किल होती है लोगों को, कौन सी कमांड कब चलानी है, इतनी सारी कमांड है, उसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाती है। तो आप सबसे बेस्ट क्या है, आप CLI वर्जन सीख लें गिट का। ठीक है, किस तरीके से CLI पे काम हो रहा है, कोड कैसे कमिट होगा, क्या होगा, सब चीज़ें आप CLI पे सीख, वो GUI पे सीख लें, UI वाली वर्जन पे सीख लें, आप कमांड्स पे ना जाएँ शुरू में। ठीक है, तो फिर बाद में कमांड्स को भी देख लें, क्योंकि UI वर्जन ना हर जगह नहीं चलता। लेट से आपको सर्वर पे काम करना है, सर्वर के ऊपर आपकी कमांड्स चलती हैं सारी। बैकएंड जब हम पढ़ेंगे ना तो आपको अंदाज़ा होगा, हम अपने सर्वर के ऊपर काम कर रहे होंगे, वहाँ कमांड्स चल रही होती हैं सारी, तो वहाँ पे आपको फिर GUI पे काम नहीं करने को मिलेगा। तो इसलिए दोनों अप्रोच आपको आनी चाहिए, GUI भी आनी चाहिए और CLI भी आनी चाहिए। ठीक है, तो ये लाजमी सीखना शुरू कर दें अपने एंड पे, 1 बाय 1 वीडियो उठाएं, एक एक वीडियो देखते रहें और सीखते रहें। VS कोड में इंटीग्रेट करके वहाँ अच्छा, VS कोड में ऑटोमेटिक होता है ये हाँ आपके प्रोजेक्ट में, अगर गिट इनिशियल, लेकिन ये सब आपको पहले सीखना पड़ेगा ना, गिट कैसे इनिशियलाइज़ करते हैं, क्या होता है। इस प्रोजेक्ट में गिट इनिशियलाइज़ हुआ हुआ है, मैं यहाँ से जाकर डायरेक्टली भी गिट यूज़ कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे इसमें इनिशियलाइज़ हुआ हुआ है। अब कैसे इनिशियलाइज़ होगा, कैसे सारा सेटअप होगा, ये सब आप जब कोई ट्यूटोरियल उठाएं, वहाँ से देखना शुरू करें वीडियो, एक एक वीडियो उठा लें दिन की, वो देखना शुरू करते हैं। ठीक है, पोर्टफोलियो रखने के लिए नहीं होता, बहुत सारे कामों के लिए होता है, तो आप सीखना शुरू कर दें गिट। ठीक है, डे बाय डे। अच्छा, ये सबसे पहले इंस्टॉल कर लिया, npm run dev। ठीक है, हमने कमांड चलाई यहाँ पे, यहाँ डेवलपमेंट सर्वर ऑन हो गया और ये लोकल होस्ट 5173। ठीक है, ठीक है, ये हमने लास्ट क्लास के अंदर पूरा एक फॉर्म हमने इवेंट से बाद स्टार्ट करी थी। इवेंट्स में हमने ऑन क्लिक देख लिया था, क्लिक के ऊपर। ठीक है, लेट से अगर यहाँ पे आके मुझे क्लिक करना है तो यहाँ पे मैंने क्लिक देख लिया था इसके ऊपर। ठीक है, ये देख लिया था क्लिक मैंने। फिर हमने देखा कि भाई स्टेट्स की ज़रूरत क्यों पेश आती है, स्टेट होती क्या है, क्यों ज़रूरत आती है स्टेट्स की हमें। भाई कल बहुत डिटेल में लास्ट क्लास में इस पर बात हुई थी हमारी, बहुत डिटेल में। सर जहाँ हमें मुख्तलिफ जगहों पर मतलब स्टेट होती क्या है, चलें ये बताएं पहले, स्टेट होती क्या है। काइंड ऑफ वेरिएबल होते हैं। काइंड ऑफ वेरिएबल होते हैं। ठीक है, तो फिर वेरिएबल और स्टेट में क्या फ़र्क हो गया। उसको अपडेट करने के लिए वर्चुअल डॉम पे वेरिएबल्स नहीं चलते, सादे खाली वेरिएबल नहीं चलते, तो इसके लिए एक स्पेशल टाइप के वेरिएबल्स होते हैं जिनको स्टेट कहते हैं। ये आपने बताना है, वेरिएबल्स नहीं, वेरिएबल्स ऐसा ही बताया, काइंड ऑफ वेरिएबल होते हैं, लेकिन अधूरी बात करी। काइंड ऑफ वेरिएबल होते हैं बिल्कुल ठीक है, लेकिन एक स्पेशल टाइप के वेरिएबल होते हैं जो कि वर्चुअल डॉम पे अपडेट हो जाते हैं, नॉर्मल वेरिएबल अपडेट नहीं होते वर्चुअल डॉम पे। ठीक है, और इसके लिए मैंने आपको एग्जांपल करके दिखाई थी चेंज नेम वाली, कि मैं बटन क्लिक कर रहा था, मेरा वेरिएबल भी अपडेट हो रहा था, लेकिन यूआई पे रेंडर नहीं हो रहा था, क्योंकि वर्चुअल डॉम पे रेंडर नहीं हो रहा। और जो चीज़ वर्चुअल डॉम
पे रेंडर होती है वही एक्चुअल यूआई पे भी वही आती है। किसी को कन्फ्यूजन है इस बात में कि मैंने क्या बोला है? ये कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है आपने अपना। अच्छा जी, उसके बाद हमने एक और चीज़ देखी थी बड़ी इम्पॉर्टेंट, क्लास के एंड पे बिल्कुल। क्या देखी थी? रिलोड किया मैंने, जो कंसोल आया है, क्या बता रहा है कंसोल ये? क्या रेंडर बता क्या रहा है, मतलब क्या समझ में आ रहा है इससे? मैंने आपको लास्ट क्लास में बिल्कुल क्लास के एंड पे ही बताई थी कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको याद रखिएगा। मैं एक दफ़ा दोबारा बताता हूँ आपको। याददाश्त माशाल्लाह आप लोगों की बहुत अच्छी है यार। ये थीम तो अच्छी लग रही है। नहीं दिख रहा? अब दिख रहा है? नहीं दिख रहा? क्लियर है कोड? अच्छा देखें, ये हमारा बेसिकली हमारी एप्लीकेशन का फ्लो कैसे चल रहा होता है। मेन डॉट जेएस की फाइल है, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं? एंट्री पॉइंट। कि हमारा एंट्री पॉइंट है, बताया था शायद मैंने पहले भी कि जहाँ से आपकी एप्लीकेशन की कहानी स्टार्ट होती है। ये एंट्री पॉइंट है, यहाँ ऐप के अंदर है। ऐप के अंदर हमारे पास सिंपल एक फॉर्म कंपोनेंट रेंडर हुआ हुआ है। अब फॉर्म पे आए, अब देखिए मैंने यहाँ कंपोनेंट के अंदर एक कंसोल लगाया हुआ है जो ये बता रहा है कि मेरा कंपोनेंट रेंडर हो गया डॉम के ऊपर, वर्चुअल डॉम के ऊपर। तो जैसे ही मैंने पेज को रिलोड किया, ज़ाहिर है पूरी ऐप बनना शुरू होगी। तो ये मेरा फॉर्म कंपोनेंट यहाँ पे रेंडर हो गया। अब अगर मैं इसको, मुझे कंसोल अगर दोबारा देखना है तो मैं क्या करूँगा? रिलोड करूँगा ताकि दोबारा आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि दोबारा फॉर्म बनेगी रेंडर। लेकिन आप देखें, अगर मैं यहाँ पे स्टेट चेंज कर रहा था, क्योंकि इस क्लिक पे क्या हो रहा है? स्टेट चेंज हो रही है ना। अगर आप कोड दिखाऊँ, देखें ये बटन है ऑन क्लिक, नेम चेंज हैंडलर इस पर कॉल हो रहा है और यहाँ पे क्या हो रहा है? स्टेट अपडेट हो रही है। लेकिन स्टेट अपडेट हो रही है तो ये कंपोनेंट भी देखें बार बार आ रहा है, देख रहे हैं? तो इससे क्या समझ में आया आपको? वेरी गुड। जब जब आपके कंपोनेंट के अंदर इस जुमले को लिख लें अपने पास, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। अभी इतना आपको शायद इसकी इंपॉर्टेंस नहीं दिख रही होगी, लेकिन जब आप बाद में आगे जैसे बढ़ते जाएंगे ना, तो अगर आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप अनएक्सपेक्टेड चीज़ों में फंस रहे होंगे, जो जिनमें फंसने का तुक भी नहीं होगा, आप उसके अंदर फंस रहे होंगे चीज़ों के अंदर। जब जब कंपोनेंट के अंदर स्टेट चेंज होगी, क्योंकि आगे जितनी भी चीज़ें हम हुक पढ़ेंगे, भी आगे हुक पढ़ेंगे, यूज़ इफेक्ट पढ़ेंगे, उसके बाद आगे यूज़ मेमो, यूज़ कॉल बैक, ये सारे हुक्स पढ़ेंगे ना, उनके अंदर यही कॉन्सेप्ट यूटिलाइज हो रहा है। तो वहाँ मैं नहीं बताऊँगा इस कॉन्सेप्ट को, अभी बता रहा हूँ, लिख लें। जब 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 सुकून से लिखें, तसल्ली से, लेकिन प्रॉपर लिखें कि आपको दिमाग में रहे वो चीज़। कोर्स भगाना नहीं है मकसद, समझ के पढ़ना मकसद है। जब जब कंपोनेंट के अंदर कोई स्टेट चेंज होगी, तो कंपोनेंट री रेंडर होगा। री रेंडर किसे कहते हैं? रेंडर मतलब एक दफ़ा रेंडर हो गया, अगर वही चीज़ दोबारा रेंडर हो तो उसको री रेंडर बोलेंगे। कि एक दफ़ा हो चुका है फिर बाद में दोबारा हो रहा है, ऐसे कहते हैं ना री राइट। लिख दिया उसको दोबारा लिखो तो री राइट, तो ऐसे ही री रेंडर। जब जब कंपोनेंट के अंदर कोई स्टेट चेंज होगी, कंपोनेंट री रेंडर होगा। तो सर ये रिकर्सिव मतलब लूप नहीं बन जाएगा? अभी चेक करते हैं, सवाल अच्छा है इनका। लूप नहीं बनेगा, अभी चेक करते हैं। देखें अब ज़रा समझें फ़्लो को, फ़्लो क्या चल रहा है। मैंने रिलोड किया, मेरा ये पूरा यहाँ से कोड स्टार्ट हुआ रीड होना, ये पूरा रीड हुआ, कंसोल पे आया, लाइन नंबर 20 पे आया, कंसोल चल गया यहाँ पे, ठीक है। नीचे आया, स्टेट इनिशियलाइज हुई, यहाँ पे ये सब फंक्शन अभी रीड हुआ है लेकिन अभी कॉल नहीं हुआ है, कॉल बट क्लिक एक्शंस पे होंगे। अब जब मैंने बटन पे क्लिक किया, जैसे ही मैंने क्लिक किया ये फंक्शन पे आया कॉल करने के लिए, फंक्शन को रीड करना शुरू किया, यहाँ पे स्टेट चेंज हुई। जैसे ही इस लाइन पे आया ना, इसने कंपोनेंट को रीरेंडर किया, यानी कि इतना कोड दोबारा चलना शुरू हो गया। कोड चला चला चला, फिर सारे ये फंक्शन ऐसे ही आ गए यहाँ पे। अब दोबारा क्लिक करूँगा, मतलब क्लिक पे रीरेंडर होगा। बात समझ रहे हैं? इन्फिनिट लूप तो ये होता है कि एक दफ़ा मैंने क्लिक किया, अब वो बार बार रेंडर हो जा रहा है, हो जा रहा है, रुक ही नहीं रहा। ये होता है इन्फिनिट लूप, समझ रहे हैं? तो इन्फिनिट लूप इसे कहते हैं हम। ये इन्फिनिट लूप नहीं है, ये क्या है, मेरे एक्शन पे हो रहा है। जब जब मैं क्लिक करूँगा, जब जब वो होगा, सिर्फ आप क्लिक करोगे तो कंपोनेंट फिर से रन होगा, रेंडर होगा, तो रेंडर होके रुक जाएगा वो। भाई रेंडर हुआ, रुक गया, अब रेंडर हुआ, फिर रेंडर हुआ, फिर रेंडर हुआ, तो ये होता है इन्फिनिट लूप।
अब मैं क्लिक कर रहा हूँ, रेंडर हो रहा है, क्लिक कर रहा हूँ, री-रेंडर हो रहा है। ये इन्फिनिट लूप थोड़ी है, तो मेरे एक्शन पे कोई काम हो रहा है। ये ऐसे ही मिसाल है, जैसे मैं यहाँ आया और मैं क्लिक को ओपन करूँ अगर, अब देखें मैं आया, मैंने क्लिक किया, क्लिक होने का वेट क्लिक करेगा। क्लिक क्लिक, अब ये इन्फिनिट लूप नहीं है, ये तो मेरे क्लिक पे चल रहा है ना। अब अगर मैं इसको छोड़ दूं, अब अगर ये 11 12 13 14 15 होता है, ये इन्फिनिट लूप कहलाएगा कि मैं कुछ भी नहीं कर रहा, खुद ब खुद पूरा लूप घूमे जा रहा है, ये होता है इन्फिनिट लूप। बात समझ में आ रही है? ये डिफरेंस तो आपको पता होना चाहिए। सवाल अच्छा था इनका काफ़ी, ताकि आपको भी बाकियों को भी इससे मिल जाएगा सीखने को कि डिफरेंस क्या होता है। ये इन्फिनिट लूप नहीं है, ये तो मेरे एक्शन पे काम हो रहा है। तो कंपोनेंट री रेंडरिंग जो है ना, वो इन्फिनिट लूप, ये इन्फिनिट लूप में नहीं आएगा, ये मेरे एक्शन पे काम हो रहा है। एक्शन, मैंने एक्शन किया, कंपोनेंट रेंडर हुआ, मैंने फिर एक्शन किया, कंपोनेंट फिर री रेंडर हुआ। दिस इज़ नॉट इन्फिनिट लूप। कंपोनेंट फिर री-रेंडर का मतलब ये जो स्क्रीन पर है ये पूरा रिलोड होगा दोबारा से, HTML फिर से रीलोड फिर से रिलोड होगी, लेकिन रिलोड होके रुक जाएगी बस फिर। अब अगर ये रिलोड होके फिर दोबारा रिलोड हो जाए, फिर दोबारा रिलोड हो जाए खुद ब खुद ही, ये होता है इन्फिनिट लूप। इन्फिनिट लूप, और ऐसा सिनेरियो आएगा अभी हमारे पास आगे, हम एक अभी हुक पढ़ेंगे आगे यूज इफेक्ट, वहाँ पे आगे दिखाऊंगा आपको मैं इन्फिनिट लूप बन रहा है पूरा। क्लियर है? ये पॉइंट आपने अपने जहन में रखना है, इसको अच्छी तरह समझ लें। किसी को इसमें कन्फ्यूजन है तो मुझे बताया, मैं दोबारा समझा दूंगा कि क्या मतलब है कंपोनेंट रेंडर होने का, लेकिन इसको समझना है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे पूरे हुक्स इस पर बेस कर रहे हैं आपके इसी एक कॉन्सेप्ट के ऊपर। दोबारा बताता हूँ, कोई मसला नहीं है। देखें सबसे पहले क्या हुआ, मैंने यहाँ पे अपनी एप्लीकेशन को रिलोड किया, रिलोड करने में पूरी एप्लीकेशन 1 बाय 1 चलना शुरू हुई, और ये फॉर्म कंपोनेंट जब चलना शुरू होगा तो फॉर्म पे आया। अब ये कोड रीड हो रहा है, इसलिए यहाँ पे कंसोल आ गया फॉर्म कंपोनेंट रेंडर। ठीक है, अब हुआ क्या, इस फॉर्म कंपोनेंट के अंदर इस बटन क्लिक पे मैंने एक फंक्शन को बाइंड किया हुआ है। ये डिफरेंस पता है, फंक्शन बाइंडिंग फंक्शन कॉलिंग क्या होता है बताया था? ऑप्शन पॉइंटिंग, सॉरी, फंक्शन पॉइंटिंग और फंक्शन कॉलिंग। फंक्शन पॉइंट का है, फंक्शन बाइंड का एक ही बात है। ठीक है, बाइंड भी बोल सकते हैं इसको, पॉइंट बोलते हैं आप अगर आपको बाइंड मुश्किल लग रहा है तो। ठीक है, अब इस फंक्शन जो मैंने पॉइंट किया हुआ है, इसको मैंने क्लिक पे इस फंक्शन को मुझे कॉल करवाना है। अब जैसे ही मैंने इस पर किया यहाँ पे क्लिक, तो हुआ क्या, ये पहले कंसोल वाला क्लिक चला ये वाला, उसके बाद ये स्टेट चेंज हो रही है यहाँ पे। जब भी स्टेट चेंज होती है कंपोनेंट क्या होता है, री रेंडर होता है। इसका मतलब जैसे ही इस लाइन नंबर 41 पे आया, इसने पूरे कंपोनेंट को दोबारा से रिलोड कर दिया। यहाँ से दोबारा से पूरा कोड रीड होगा दोबारा से पूरा नीचे तक, यहाँ तक। समझे? कोई सवाल, कोई और क्वेश्चन किसी का? भाई क्या, मैं दोबारा बता दूंगा, फिर से बता दूंगा, लेकिन समझना है इसको प्रॉपर। क्लियर है सबको? आई थिंक इतनी कोई मुश्किल चीज़ है नहीं, बस सिंपल, जब भी किसी कंपोनेंट में कोई स्टेट चेंज होगी पूरा कंपोनेंट दोबारा से लोड हो जाएगा। और ऐसा नहीं कि लोड होता रहेगा, एक दफ़ा लोड होगा पर रुक जाएगा फिर। सही है? क्लियर है? अच्छा जी, तो खैर इसको अपने कंप्लीट करते हैं अपने हम इसको कंपोनेंट को। तो हमने स्टेट देख ली थी कि भाई स्टेट क्या होती है। अच्छा, ये मैंने सिर्फ आपको एग्जांपल दे के समझाया था, ये H1 और बटन, हालांकि हमें इससे कोई काम करना नहीं है, हमारा असल जो मकसद है वो ये है। अच्छा, दोबारा जाते हैं टॉपिक के ऊपर भाई, कि हमने बेसिकली फॉर्म सबमिट तक तो देख ली थी कहानी। ऐसा ही था कि अगर मैं यहाँ पर आऊँ, यहाँ पे आने के बाद अगर मैं कुछ लिखता हूँ, मैं लेट से कुछ लिखा, मैंने फॉर्म सबमिट किया, इसको बंद कर देते, क्लियर कर देते, तो फॉर्म सबमिट तो हो गया, लेकिन एक चीज़ मिसिंग थी जो कि डेटा। और फॉर्म सबमिट कैसे हुआ भाई, हमने यहाँ पे एक जैसे इवेंट होता है ऑन क्लिक, ऐसे एक होता है ऑन सबमिट, और ये लगता है फॉर्म पे, जैसे कि जावा स्क्रिप्ट में सबमिट इवेंट हुआ करता था जो हम लिस्टर के साथ अटैच करते थे, वो भी फॉर्म पे लगता था। सबमिट इवेंट हमेशा कहाँ लगता है, फॉर्म पे लगता है। तो फॉर्म सबमिट हैंडलर पे आए, प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट हो गया, हमने कंसोल कर लिया अपना टारगेट। अब मिसिंग क्या है, इनपुट की वैल्यूज़ कैसे उठाएं। यहाँ पे मैं ऐसे वैल्यू उठा सकता हूँ, ई टारगेट डॉट नेम डॉट वैल्यू, उठा सकते हैं, वैल्यू उठा सकते हैं, लेकिन हमें उठानी नहीं है। रिएक्ट हमें मना करता है। क्यों मना करता है? क्योंकि भाई इस प्रोसेस का मतलब है कि मैं एक्चुअल डॉम को टारगेट कर रहा हूँ, जबकि रिएक्ट कहता है भाई आपका यहाँ पे एक्चुअल डॉम से कोई ताल्लुक नहीं है, आप वर्चुअल डॉम से बात करो। ठीक है, अब वर्चुअल डॉम से भाई तरीका क्या होता है वैल्यू उठाने का, हम एक हुक यूज़ करते हैं यहाँ पे जिसका नाम होता है यूज स्टेट, इसी के थ्रू अपनी वैल्यू उठाते हैं। अच्छा, बेसिकली यूज स्टेट तो एक वेरिएबल है ना, सिंपल
सिंपल वेरिएबल है जहाँ मैं वैल्यू को स्टोर करवाऊंगा। उठाता यूज स्टेट से नहीं हो वैल्यू। इसको याद समझ लें, यूज स्टेट बेसिकली क्या है, एक सिंपल वेरिएबल है, वैसे जावा में वेरिएबल होता है। तो वैल्यू उठाने का ताल्लुक इनपुट से यूज स्टेट से नहीं है। यूज स्टेट तो सिंपल क्या है, एक वेरिएबल है। वैल्यू कैसे उठेगी, आप याद करें एक इवेंट होता था जावा स्क्रिप्ट में की अप के नाम से, मैंने आपको फॉर्म में करवाया था। वो इवेंट क्या करता है, जब जब मेरे फॉर्म पे कोई की प्रेस होगी कुछ लिखा जाएगा वो इवेंट ट्रिगर होता है, ऐसा ही है। यहाँ पे वही काम एक इवेंट करता है, इसका नाम होता है ऑन चेंज। क्या नाम होता है, ऑन चेंज। और ये इनपुट्स पे लगता है जैसे कि की अप लगता था वहाँ पे। मैं यहाँ पे सिंपल लाऊंगा, मैं बोलूँगा यहाँ पे भाई ऑन चेंज। अब ऑन चेंज पे हम कोई इवेंट करवाते हैं, लेट से ये मेरा क्या है, नेम इनपुट है ना, मैं यहाँ पे आता हूँ। कॉन्स्ट नेम इनपुट चेंज हैंडलर, ठीक है। ये बस को बताया था चेंज हैंडलर का क्या क्या है, क्या है ये एक कन्वेंशन है, बस एक तरीका है, बेस्ट प्रैक्टिस है करने की। नहीं करो तो कोई मसला नहीं है, बस एक बेस्ट प्रैक्टिस है। अब मैंने क्या किया, ऑन चेंज के ऊपर इस इवेंट को मैंने यहाँ पे पॉइंट कर दिया, ठीक है। अब ऑन चेंज वही पूरा बस नाम चेंज है, काम पूरा वही की अप वाला है। अब यहाँ से जो मुझे वैल्यू मिलेगी वो कैसे निकालूँ मैं वैल्यू इनपुट की, कैसे वहाँ पे कैसे निकालते हैं जावा स्क्रिप्ट में, ई डॉट टारगेट करके निकालते थे। यहाँ पे भी ऐसे ही निकालेंगे। अब आप बोलोगे अभी तो आपने बोला था डॉम को टारगेट नहीं करना है, यहाँ पे टारगेट करना है यार डॉम को, लेकिन बीच में एक लेयर लगा देंगे हम स्टेट की। कैसे अभी देखते हैं। तो भाई अगर मैंने यहाँ इवेंट पॉइंट कर दिया तो मुझे यहाँ पे बाय डिफॉल्ट ई मिल रहा होता है, मिल रहा होता है। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, लेट वैल्यू इज इक्वल्स टू ई डॉट टारगेट। अच्छा एक और चीज़, अब क्योंकि इसका ई डॉट टारगेट क्या है, डायरेक्टली इनपुट है, मैं फॉर्म पे नहीं खड़ा हुआ। मैं फॉर्म पे पहले ई डॉट टारगेट से फॉर्म पे आता था, फिर वहाँ से इनपुट पे जाता था, फिर वैल्यू निकालता था। लेकिन यहाँ तो मैं खड़ा हुआ इनपुट पे हूँ, तो यहाँ से मैं डायरेक्टली क्या कर सकता हूँ, वैल्यू निकाल सकता हूँ। जरा मैं कंसोल करवा के दिखाता हूँ आपको कि ये ऑन चेंज इवेंट काम किस तरीके से कर रहा है। देखिएगा ज़रा गौर से, रिलोड किया मैंने, ये सब मैं सारे कंसोल बंद कर देता हूँ। बल्कि इसको भी खुला रखें कंसोल, बल्कि बंद कर देते हैं फिलहाल इसको। ये देखें मैं आया यहाँ पे QWERT, समझ में आ रहा है क्या हो रहा है। बैक स्पेस किया, की अब कितना चल रहा है, नहीं चल रहा, हर की पे ये इवेंट फायर हो रहा है, हर की पे ये फंक्शन जो मैंने लगाया है कॉल हो जा रहा है बार बार। अब हम करते क्या हैं, अच्छा इतना काम तो हम जावास्क्रिप्ट में भी करते थे भाई, ऐसे ही करते थे जावास्क्रिप्ट में, कोई चेंज था भाई, यही काम करते थे, एक्चुअल डॉम से उठाते थे वैल्यू। लेकिन अब रिएक्ट में किस तरीके से चेंज आया है, तो वही काम लग रहा है जो हम जावास्क्रिप्ट में करते हैं। रिएक्ट में जो चेंज है वो अब आता है कैसे, अब ये जो वैल्यू है ना आपकी यहाँ पे, ये वही बात है, मुझे कान पकड़ना है, बस मैं ऐसे के बजाय यूं करके पकड़ लूँ, कर वही काम रहा हूँ, बस थोड़ा सा घुमा के जा रहा हूँ अपने। भाई ये वैल्यू यहाँ से भी तो उड़ गई मेरी, लेकिन अब मैं ये नहीं करूँगा, मैं इस वैल्यू को स्टोर करवाऊँगा कहाँ पे, एक वेरिएबल के अंदर। तो इसके लिए मुझे एक स्टेट चाहिए, वेरिएबल के अंदर करवाना है। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, कॉन्स्ट इज इक्वल्स टू यूज स्टेट। अच्छा बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास यहाँ पे डिफ़ॉल्ट की वैल्यू में रखवाना नहीं चाह रहा इनपुट की। नॉर्मली हम जब इनपुट्स में इनपुट की वैल्यू जो होती है बाय डिफ़ॉल्ट क्या होती है, एम्प्टी होती है ना, कुछ भी नहीं होती। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा एम्प्टी स्ट्रिंग। अब आपको पता है जो वैल्यू यहाँ पे पास होती है उसे क्या बोलते हैं, इनिशियल स्टेट, क्या बोलते हैं उसे। और यहाँ पे मुझे दो चीज़ें मिलती हैं, मैं कह दूँगा यहाँ पे नेम वैल्यू कॉमा सेट नेम वैल्यू। इस नेम वैल्यू के अंदर क्या आ रहा होगा, अभी क्या पड़ा होगा इसके अंदर, एम्प्टी स्ट्रिंग, ऐसा ही है। क्योंकि भाई आपको बताया था ना जो यहाँ इनिशियल स्टेट में पास करेंगे वही फाइनल स्टेट में जाता है। और इसके अंदर मुझे कोई वैल्यू अगर अपडेट करनी है वो कैसे करता हूँ, इसका अपडेटिंग फंक्शन जो होता है उसके थ्रू करता हूँ।
ये स्टेट का कॉन्सेप्ट समझ में आया नहीं आया? ये इनिशियल स्टेट होती है, जो यहाँ पास करेंगे वो यहाँ पे फाइनल स्टेट के अंदर आता है, और ये इस अगर फाइनल स्टेट में कुछ चीज़ अपडेट करनी है तो उसका स्टेट अपडेटिंग फंक्शन कॉल करना पड़ता है, उससे अपडेट हो जाता है ये वेरिएबल, ये स्टेट वेरिएबल अपडेट आपका हो जाएगा इस तक। क्लियर है? अभी आपने सर बोला कि यूज स्टेट जो है बेसिकली वेरिएबल है। यूज स्टेट वेरिएबल नहीं, यूज स्टेट हुक है। हुक तो है लेकिन ये करता क्या है, ये स्टेट वेरिएबल देता है मुझे। उसका इसमें वेरिएबल का नाम दे दो। ये रहा, इसको हम कुछ भी नाम दे कुछ भी दे सकते हैं ना, बस जो नाम दोगे इसका अपडेटिंग फंक्शन की वजह से सेट लगा दोगे। सही है? अच्छा, अब एक चीज़ आपको दिखाता हूँ, आपको याद होगा, ज़रा पहले यहाँ ज़रा गौर से समझ लें। इनपुट के ऊपर मैं इसको थोड़ा सा ऐसे कर देता हूँ ताकि चीज़ें दिखती रहें। इनपुट के ऊपर हमें एक और मिल रहा होता है एट्रीब्यूट या प्रॉप का भी कह सकता हूँ इसको, बता देना आपको सारे एट्रीब्यूट्स के यहाँ क्या बोलते हैं, प्रॉप्स बोलते हैं। एट्रीब्यूट का हूँ या प्रॉप्स का हूँ, मुझे एक वैल्यू नाम का प्रॉप मिल रहा होता है यहाँ पे, या HTML के अंदर भी होता है। इसके अंदर क्या होता है, इनपुट की वैल्यू लिखते हैं हम। लेट से अगर मैं यहाँ पे आके वैल्यू में पास कर दूँ हेलो, तो मुझे यहाँ पे क्या हो रहा होगा, हेलो दिख रहा होगा। बात समझिए, पता है आपको ये HTML की जो रिएक्ट की चीज़ नहीं है ये, कि इनपुट के ऊपर जो वैल्यू है ना, ये वैल्यू में आप कुछ भी लिखो तो वो उसकी इनपुट पर रिफ्लेक्ट हो जाता है आगे। ऐसा नहीं इसको चेंज भी आप करोगे तो चेंज नहीं होगा ये, क्योंकि भाई वैल्यू में जो चीज़ लिखी है वो कांस्टेंट होती है। ये HTML की चीज़ है, रिएक्ट की चीज़ नहीं है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, अपनी उस स्टेट को इनपुट के साथ कनेक्ट करते हैं। क्या करते हैं? कनेक्ट करते हैं। कैसे कनेक्ट करते हैं? ये जो वैल्यू है ना यहाँ पे, ये ज़रा गौर से समझिएगा प्रोसेस। एक दफ़ा बता रहा हूँ क्योंकि बार बार आप यूज़ करने आ गया, मैं बार बार समझाऊंगा नहीं मैं इस डिटेल में, इसलिए भी पहले दफ़ा मैं बहुत डिटेल में समझा रहा हूँ आपको, ताकि पहले दफ़ा में क्लियर हो जाए चीज़ें, क्योंकि बार बार हमें ये काम करना पड़ेगा आगे। सबसे पहले मैंने क्या किया, एक स्टेट बनाई, एक स्टेट वेरिएबल बनाया। इन सबको मैं बंद कर देता हूँ। सबसे पहले मैंने क्या किया भाई, एक स्टेट वेरिएबल बनाया यहाँ पे नेम के लिए, और उसकी जो स्टेट है उसको मैंने क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया यहाँ पे। कैसे? जो स्टेट वेरिएबल है ना मेरा, उसको मैंने यहाँ पे दे दिया इधर, इस तरीके से। अब इसके अंदर वैल्यू के अंदर क्या पड़ा हुआ है, नेम वैल का वेरिएबल। नेम वैल में क्या पड़ा हुआ है, एम्प्टी स्ट्रिंग। अच्छा भाई क्या सबूत है एम्प्टी स्ट्रिंग पड़ा हुआ है नेम वैल में? भाई आप यहाँ पे कुछ लिख लो ऐसे करके, और ये आपको पता है इनिशियल स्टेट कहाँ पास हो रही होती है, फाइनल स्टेट के अंदर। इनिशियल स्टेट कहाँ पास हो रही होती है, फाइनल स्टेट के अंदर। फाइनल स्टेट को मैंने कहाँ कनेक्ट किया हुआ है, इसकी वैल्यू के साथ। इसका मतलब अगर ये प्रॉपर कनेक्शन बना है तो जो मैंने यहाँ लिखा है वो मुझे इनपुट की वैल्यू पे रिफ्लेक्ट होना चाहिए। ऐसा ही है? कोई ऐसा जो को समझ में ना आ रहा हो क्या चल रहा है यहाँ पे? सबको समझ में आ रहा है? कोई सवाल किसी का? कहीं भी ऐसा लगे कि भाई अब थोड़ा सर के ऊपर से जा रहा है, बाउंसर होगा, तो मुझे बता देगा, ताकि अपनी हम उसको रिवाइज कर लें दोबारा। मैंने सेव किया, आ गया यहाँ पे, तो इसका मतलब रिफ्लेक्ट हो रहा है। अच्छा जी, तो इसको हम दोबारा क्या कर देते हैं, यहाँ पे एम्प्टी स्ट्रिंग कर देते हैं। अब इसका मतलब वहाँ पे क्या पड़ा हुआ होगा, एम्प्टी स्ट्रिंग। अच्छा, अब एक और चीज़, अब देखें मैं यहाँ पे कुछ लिखूंगा ना, लिखा भी नहीं जाएगा मुझसे। देखें मैं लिख रहा हूँ QWERT, कुछ लिखा हुआ आ रहा है? नहीं, लेकिन कंसोल तो चल रहा है। इसका मतलब मेरी वैल्यू तो जा रही है अंदर। कंसोल क्यों चल रहा है? कंसोल चल रहा है यहाँ से, ये मतलब ऑन चेंज पे जो इवेंट फायर हो रहा है, तो मेरी e.target.value तो प्रॉपर जा रही है यहाँ पे जो मैं लिख रहा हूँ, लेकिन शो नहीं हो रही, क्योंकि भाई शो आपको सिर्फ वही वैल्यू होगी जो वैल्यू में आपने पास किया हुआ है। और वैल्यू के अंदर क्या हुआ है अभी इस वक्त, एम्प्टी स्ट्रिंग। अब मैं क्या करूँ ऐसा कि जो चीज़ें मैं यहाँ लिख रहा हूँ ये मुझे यहाँ भी रेप्लिकेट हो। दोबारा सुने, यहाँ पे मुझे वो चीज़ दिख रही है जो यहाँ पे वैल्यू के अंदर मैंने पास करी हुई है। ऐसा ही है? तो वैल्यू के अंदर मैंने क्या पास किया हुआ है, नेम वैल। और नेम वैल में इनिशियली क्या पड़ा हुआ है, जो उसकी इनिशियल स्टेट में होता है। इनिशियल स्टेट में क्या पड़ा हुआ है, एम्प्टी स्ट्रिंग पड़ा हुआ है, तो इसलिए मुझे वहाँ पे एम्प्टी स्ट्रिंग दिख रहा है। लेकिन अगर मैं कुछ लिख रहा हूँ यहाँ पे, तो लिख रहा हूँ तो इसका मतलब ऑन चेंज का इवेंट फायर हो रहा है। और ऑन चेंज का इवेंट पे क्या चीज़ कॉल हुई हुई है, ये फंक्शन कॉल हुआ हुआ है। ये फंक्शन क्या कर रहा है, मुझे कंसोल कर रहा है, मेरी टारगेट वैल्यू जो मैं लिख रहा हूँ उसे कंसोल कर रहा है। तो अब मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि भाई ये जो मैं लिख रहा हूँ ये कंसोल में तो प्रॉपर सही आ रहा है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि जो मैं लिख रहा हूँ ये यहाँ भी शो हो ना मुझे। इस फंक्शन में तो अब मैं ऐसा क्या करूँ कि ये चीज़ मुझे यहाँ शो होने लग जाए। ऑन सबमिट कहाँ से आ गया?
फंक्शन में स्टेट अपडेट करें। वेरी गुड भाई, थोड़ा दिमाग यूज़ करें ना, मैं बता तो रहा हूँ कि प्रोसेस को समझा रहा हूँ, आप थोड़ा दिमाग तो लगाएं अपना। दोबारा सुना, ये चीज़ सबको समझ में आनी चाहिए, ये मतलब कोई बहुत मुश्किल चीज़ नहीं है। इस वैल्यू के अंदर मैंने आपको बताया था कि इस वैल्यू के अंदर अगर मैं कुछ भी लिखूँ आके ऐसे करके, तो वो चीज़ मुझे इनपुट पे मिलती है। ये HTML का रूल है। किसका रूल है? HTML का, कि आप यहाँ वैल्यू के अंदर जो भी चीज़ लिखोगे वो आपके इनपुट की वैल्यू में रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो अगर मैंने वैल्यू के अंदर मैंने पास कर दिया नेम वैल्यू की स्टेट, इसका मतलब नेम वैल्यू में जो भी पड़ा हुआ है वो मुझे दिखेगा वैल्यू में। अब जाते हैं नेम वैल्यू में क्या पड़ा हुआ है। नेम वैल्यू के अंदर भाई वो पड़ा हुआ होता है जो उसकी इनिशियल स्टेट में होता है। तो इनिशियल स्टेट में क्या पड़ा हुआ है? एम्प्टी स्ट्रिंग, इसका मतलब कुछ भी नहीं, इसलिए यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा अभी। इतनी बात में कोई मसला, कोई सवाल? अच्छा, अगर मैं यहाँ कुछ लिख दूँ तो इसका मतलब भाई ये आ जाएगा यहाँ पे अब लिखा हुआ, ऐसा ही है। क्यों? क्योंकि भाई ये लिखा हुआ यहाँ जा रहा है पहले, और ये मैंने कहाँ पास किया हुआ है? वैल्यू में पास किया हुआ है, इसलिए यहाँ पे ये आ रहा है। यहाँ तक कोई सवाल, कोई क्वेश्चन? क्लियर है यहाँ तक? आगे चलें? इतना यहाँ समझ में आ गया? अब सुने आगे। अब मैं इस इनपुट पे लिख रहा हूँ कुछ, तो इसका मतलब इनपुट पे चेंज आ रहा है, तो ऑन चेंज इवेंट फायर होना चाहिए इस पर। तो मैंने क्या करा, इस इनपुट पे गया, मैंने यहाँ पे ऑन चेंज लगाया और इस पर एक फंक्शन मैंने कॉल कर दिया, जो कि और हर एक चेंज के ऊपर कॉल होता रहेगा फंक्शन बार बार जब जब मैं चेंज करूँगा। और ये फंक्शन क्या कह रहा है, इस फंक्शन के अंदर मैं अगर जा रहा हूँ तो e.target.value से मैं अपनी वैल्यू उठा रहा हूँ। ये वैल्यू कौन सी वैल्यू जो मैं लिख रहा हूँ, तो कीबोर्ड से मैं टाइप कर रहा हूँ, ये वो वैल्यू है। और मैंने कहा भाई कंसोल करवा दो उस वैल्यू को, ताकि मुझे पता लगे कि मैं क्या टाइप कर रहा हूँ। ऐसा ही है। अब अगर मैं यहाँ पे आया, मैंने यहाँ पे आके, अच्छा इसको मैं सही कर देता हूँ। अब मैंने यहाँ पे आके लिखना शुरू किया QWERT, मतलब जो मैं लिख रहा हूँ वो प्रॉपर वैल्यू उठ रही है, जब भी तो मुझे कंसोल दिख रहा है, लेकिन वैल्यू मुझे यहाँ नहीं दिख रही। अब मेरा यहाँ पे सवाल है, अगर मुझे ये वैल्यूज़ यहाँ दिखानी है तो मैं कैसे दिखाऊंगा? किसको? भाई इतनी सिंपल सी चीज़ें क्यों समझ में नहीं आ रही? स्टेट को अपडेट करना पड़ेगा भाई। यहाँ पे वो चीज़ दिख रही है जो स्टेट में है, ऐसा ही है। यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? वो दिख रहा है जो इसके पास है। तो अगर मैं इस चीज़ को उठा करके इसको दे दूँ तो यहाँ मुझे दिखना शुरू हो जाएगा वही चीज़, ऐसा ही है। तो भाई अब कैसे दूंगा? ये रहा इसका देने वाला बंदा। मैं बोलूँगा भाई ये जो वैल्यू मुझे यहाँ पे दिख रही है प्रॉपरली, क्या करो, इसे कंसोल के साथ साथ हर दफ़ा क्या करते रहो, इस स्टेट में भिजवाते रहो। अब जब इस स्टेट में जाएगी तो इसका मतलब यहाँ जाएगी, यहाँ जाएगी तो इसका मतलब यहाँ जाएगी, यहाँ जाएगी तो वैल्यू में अपडेट होती रहेगी। ये लिंक समझ में आया? प्रॉपर कनेक्शन किस तरीके से बन रहा है? पहले चेक करते हैं, दोबारा फिर आपको समझाऊंगा। ये मैंने रिलोड किया, फर्स्ट टाइम एम्प्टी स्ट्रिंग पड़ा हुआ है स्टेट में, तो यहाँ भी एम्प्टी स्ट्रिंग पड़ा हुआ है। अब मैं लिखना स्टार्ट किया Q, जैसे Q लिखूंगा ऑन चेंज इवेंट फायर होगा, e.target.value से Q नामी मेरी वैल्यू उठेगी और वो कहाँ जाएगी? स्टेट में जाएगी। देखिए मैंने ऑन चेंज लिख करा, यहाँ पे आया, e.target से मेरी वैल्यू उठी Q पहले कंसोल होगी, फिर इसमें चली जाएगी यहाँ पे। जैसे ही इसमें जाएगी दो काम होंगे, एक काम तो क्या होगा कि स्टेट अपडेट होगी, दूसरा काम क्या होगा? वेरी गुड, कंपोनेंट रीरेंडर होगा। अच्छा भाई क्या सबूत है कंपोनेंट रेंडर होगा? हम ये कंसोल खोल लेते हैं, यहाँ पे पता लग जाएगा मैं, क्योंकि भाई मैंने बताया ना कंपोनेंट रेंडर कैसे होगा, स्टेट चेंज होगी तो कंपोनेंट रेंडर होगा, कंसोल आ जाएगा। अगर हमें रेंडर होगा चेक करते हैं। फर्स्ट टाइम कंपोनेंट रेंडर हुआ तो ये आ गया कंसोल, मैंने यहाँ पे कर दिया क्लियर। इसको चेक करते हैं। Q कंसोल चला, ये वाला स्टेट में वैल्यू सेट हुई तो इसलिए मुझे यहाँ भी दिखी इनपुट पे, और कंपोनेंट भी रेंडर हुआ QWER। अब देखें इनपुट पे लिखा हुआ भी आ रहा है, और जब जब रिलोड कर रहा हूँ कंपोनेंट रेंडर भी हो रहा है। बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके से ये हमारे पास पूरी साइकिल चलती है। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं? इसे, इसका एक टॉपिक का नाम होता है, लिख लें, इसे कहते हैं डेटा बाइंडिंग। क्या बोलते हैं इसको? डेटा बाइंडिंग।
अच्छा, डेटा बाइंडिंग जो है ना, इसका थोड़ा सा आपको बता दूं नॉलेज के, डेटा बाइंडिंग रिएक्ट में भी होती है, एंगुलर में भी होती है। एंगुलर का नाम सुना है आपने? ये भी एक टेक्नोलॉजी है फ्रंट एंड जैसे रिएक्ट है, लेकिन रिएक्ट सपोर्ट करता है टू वे डेटा बाइंडिंग। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टॉपिक हो जाएगा, अभी आप सुकून से लिख लें पहले, फिर मैं आपको समझाता हूँ कि वन वे डेटा बाइंडिंग क्या होती है, टू वे डेटा बाइंडिंग क्या होती है। इंटरव्यू का टॉपिक है, इसको आपको पता होना चाहिए कि, और रिएक्ट सपोर्ट करता है टू वे डेटा बाइंडिंग। ठीक है, इसको लिख लें। डेटा बाइंडिंग की डेफिनेशन। डेटा बाइंडिंग की डेफिनेशन, डेटा बाइंडिंग सिंपल क्या होता है, चले पहले सुन लेते हैं इसको फिर लिखिएगा। देखिए डेटा बाइंडिंग क्या होता है। डेटा बाइंडिंग का मतलब ये होता है कि मैं, अच्छा देखिए ये जो मेरा ये है ना, ये जो फॉर्म है, ये क्या है, मेरा यूआई है, और ये मेरा क्या है, कोड है। ठीक है, वन वे डेटा बाइंडिंग क्या होती है, मैं यहाँ पे आके कुछ लिख रहा हूँ, लेट से मैं इनपुट है, मैंने इनपुट पे आके लिखा, ये मेरा HTML है, कोड नहीं है, ये मेरा क्या है, HTML है सिंपल, ये मेरा UI है। HTML नहीं, UI बोलते हैं इसका, UI है। मैंने UI पे आके कुछ लिखा फॉर्म में, और ये मुझे यहाँ पे आके अपडेट हो रहा है। ये मैंने कंसोल कराया हुआ है, किसको कंसोल कराया हुआ है, अंदर कोड में जो इसकी स्टेटस है कंसोल कराया हुआ है, ऐसा ही है। इसका मतलब मैं लिख कहाँ रहा हूँ, मैं कोड में नहीं लिख रहा जाके, मैं लिख कहाँ रहा हूँ, UI में। अपडेट कहाँ हो रहा है, अंदर कोड में जाके। ये हो गई वन वे डेटा बाइंडिंग। लिख रहा हूँ UI पे, अपडेट हो रहा है कोड में जाके। पहले सुन लें, अब लिखिएगा बाद में। ये हो गया वन वे डेटा बाइंडिंग। कोई सवाल किसी का इसमें? मैं लिख रहा हूँ UI पे, अपडेट कहाँ हो रहा है, कोड में जाके, एक वन वे डेटा बाइंडिंग हो गया। डेटा भिजवाया ऊपर से, HTML से डेटा भिजवाया, UI से भिजवाया, मिल रहा है मुझे नीचे वैल्यू में जाके, कोड में जाके, तो हो गया वन वे डेटा बाइंडिंग। अब टू वे डेटा बाइंडिंग क्या होती है, मतलब कोड से मैंने दोबारा डेटा भिजवाया HTML को। कैसे भिजवा रहा हूँ, ये भिजवा रहा हूँ यहाँ से, जब जब मैं चेंज कर रहा हूँ उसको देखें। अगर मैं अपडेट नहीं, आप बोलेंगे सर एक ही बात तो है, अगर मैं इसको अपडेट नहीं करवा रहा, रिलोड किया मैंने, जरा गौर से समझिएगा टॉपिक, ये सब बंद कर दिया मैंने। ठीक है, मैं कंसोल किसको कर रहा है, मैंने वैल्यू को, कि कौन सी वैल्यू जो मेरी HTML से आ रही है, कहाँ आ रही है, कोड में आ रही है, ऐसा ही है। ये कौन सी वैल्यू है जो HTML से यूज़र टाइप कर रहा है और कोड में आ रही है, तो इसको मैं कंसोल करवा रहा हूँ। मैं आया पे लिखा QWER, क्या यहाँ वन वे डेटा बाइंडिंग हो रही है, नहीं हो रही, हो रही है भाई। अभी बताया वन वे डेटा बाइंडिंग क्या होती है, बंदा कुछ HTML में लिखे, वो कोड में रिफ्लेक्ट हो, कोड में रिफ्लेक्ट हो रहा है, क्योंकि भाई वैल्यू में कंसोल कराया हुआ ना, वैल्यू में वैल्यूज अगर आ रही है तो इसका मतलब कोड में रिफ्लेक्ट तो हो रहा है। तो दिस इज कॉल्ड वन वे डेटा बाइंडिंग, कि मैं लिख रहा हूँ HTML में और रिफ्लेक्ट कहाँ हो रहा है, वो कोड में। ये हो गया वन वे डेटा बाइंडिंग। अब टू वे क्या है, टू वे का मतलब ये है कि कोड से दोबारा HTML पे रिफ्लेक्ट हो जाके, जैसे अभी देखिए मैं लिख तो रहा हूँ यहाँ पे, लेकिन दोबारा HTML को नहीं मिल रहा मेरा रिस्पॉन्स, मिल रहा है HTML को नहीं मिल रहा। तो अगर दोबारा से, यानी कि पहले HTML पे लिखा, कोड में रिफ्लेक्ट हुआ, फिर दोबारा से कोड का उठ के दोबारा HTML पे चले आए, ये हो गया टू वे डेटा बाइंडिंग, कि वन वे से आ भी रहे, HTML पे लिखा, कोड में आया, वन वे हो गया। फिर HTML से जो लिखा है कोड में जो आ गया है, उस दोबारा कोड में जो आ गया उसको दोबारा उठा के HTML पे ट्रांसफर कर दिया, दोबारा से HTML पे रिफ्लेक्ट कर दिया। दिस इज कॉल्ड टू वे डेटा बाइंडिंग। अब टू वे डेटा बाइंडिंग के लिए क्या करेंगे भाई, हम स्टेट यूज़ कर रहे हैं। अब ये स्टेट क्या कर रही है, जो डेटा वन वे से आया है, जो डेटा HTML से कोड में आया है, यानी कि ये वैल्यू, इसको दोबारा से उठा के कहाँ ले जाओ, HTML पे दिखा दो। तो ये हो गया टू वे डेटा बाइंडिंग। अब क्या हो रहा है, टू वे हो रही है, क्यों लिखा, वन वे यहाँ हुआ और दोबारा दिख भी रहा है मुझे, तो हो गया टू वे। किस किस कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया? वन वे डेटा बाइंडिंग सिंपल क्या होता है, आपने UI पे लिखा, आपको कोड में मिल गया, बस ये वन वे। अब वो दोबारा आपको UI पे दिखे ना दिखे, वो हमारी बात नहीं हो रही है। अभी बात क्या हो रही है, UI पे लिखा यूजर ने, कोड में उसको रिफ्लेक्ट हो गया उसका चेंज, ये हो गया वन वे। अब कोड में जो लिखा हुआ है वो दोबारा से UI पे रिफ्लेक्ट अगर हो रहा है, तो ये हो गया टू वे डेटा बाइंडिंग। मेरे तो समझ में नहीं आया। सर ये तो सिर्फ JS में भी है, JS में भी हम करते हैं सर ये। हाँ JS में भी है। सर इसमें स्पेशल क्या है सर इस देखिए जावास्क्रिप्ट में आप करते हो, जावास्क्रिप्ट में कैसे करते हो ये काम, जावास्क्रिप्ट में कैसे करोगे, जावास्क्रिप्ट में तो नहीं होता ये काम। जी सर, हम जब लिखते थे कंसोल में भी आ जाती थी वैल्यू, और वो वैल्यू हमारे इनपुट में भी लिखी होती, जब तक हम उसको वो ना कर
मैं जावास्क्रिप्ट में अगर वैल्यू का टैग यहाँ पास कर दूँ एम्प्टी, तो ऐसा नहीं होगा वहाँ पे। वहाँ हम वैल्यू का टैग यूज़ ही नहीं करते थे। नहीं सर, मैं ये नहीं कह रहा कि एज अ कोड में नहीं कह रहा, जैसे यूआई पे जो शो होता है कि हम कोड से हम यहाँ कोड लिख रहे हैं। वही तो कह रहा हूँ, आप यूआई पे लिखोगे ना, और अगर वैल्यू में एम्प्टी पड़ा हुआ है तो वो आपको शो नहीं होगा इनपुट पे। मतलब वैल्यू एट्रीब्यूट अगर हम हाँ, अगर आप वैल्यू एट्रीब्यूट को वहाँ पे एम्प्टी स्ट्रिंग पास कर दोगे ना, तो कभी भी नहीं होगा वहाँ पे ऐसा। करके देख लेना, अभी प्रैक्टिस करोगे ना, करके देखना, नहीं होगा। सही है। तो दिस इज कॉल्ड वन वे एंड टू वे डेटा बाइंडिंग। इसको लिख लें अपने पास। मैं अगर 1 मिनट में आया, जब तक लिखते हैं आप लोग। अच्छा जी, क्लियर हो गया? कोई सवाल, कोई क्वेश्चन? अच्छा जी, तो हमने वैल्यू तो गेट करना है यहाँ पे सीख लिया, ठीक है। वैल्यू आ गई हमारे पास अब। तो अब आप मुझे बताएं, देखें यहाँ पे क्या हो रहा है, हमने ऑन चेन से वैल्यू उठा ली। अब अगर मुझे यहाँ पे फॉर्म सबमिट के ऊपर वैल्यू चाहिए, मैं चाह रहा हूँ जैसे ही मैं फॉर्म को सबमिट करूँ तो मुझे इनपुट की वैल्यू मिल जाए। कैसे मिलेगी? आपको पता है यहाँ पे फॉर्म सबमिट पे आपका ये फंक्शन कॉल हो रहा है। अब यहाँ पे अच्छी बात क्या है कि ग्लोबल है, ग्लोबल वेरिएबल स्टेट होते हैं, ग्लोबल वेरिएबल्स आपकी इस फाइल के अंदर ग्लोबली आप जहाँ दिल चाहे एक्सेस कर सकते हैं उसको। अब भाई मुझे पता है मेरा जो फॉर्म की वैल्यू कहाँ पड़ी हुई है, यहाँ पड़ी हुई है नेम वैल्यू में। तो मैं यहाँ आके बोलूँगा भाई कंसोल कर दो कि आपका जो नेम है वो क्या है, नेम वैल्यू है। ठीक है जी, चेक करते हैं। रिलोड किया मैंने,
मैं लिखा यहाँ पे भाई, अच्छा इसको मैं कंसोल सारे अब ऑफ कर देता हूँ, ठीक है, रिलोड किया, हेलो वर्ल्ड, ठीक है, मैंने आया फॉर्म को मैंने किया सबमिट, आ गया। इस तरीके से यहाँ पे वैल्यू हम उठाते हैं फॉर्म सबमिट के ऊपर। अब एक मसला है, क्या मसला है, कहाँ नेम, ये तो इसका तो भाई ये तो लिखा है ना मैंने, अच्छा ये आपने भाई लिखा है ना ये तो मैंने यहाँ पे, मसला है इसमें एक अभी, भाई जावस के पढ़ के आ गया, कंडीशन क्या, भाई सामने लिखा हुआ है, मसला क्या है, सर रिफ्रेश वो मिट नहीं कर, रीलोड रिफ्रेश फॉर्म डॉट रीसेट रीसेट नहीं हो रहा, सबमिट हो गया जभी तो कंसोल आया है। मसला ये कि अगर ये फॉर्म सबमिट हो गया तो ये भी हट जाना चाहिए था यहाँ से, जो हम फॉर्म डॉट रीसेट से हटाते थे, भाई सब भूल गए आप लोग। तो वो तो अभी हम सिर्फ इस पे काम कर रहे हैं ना, अभी तो सिर्फ नेम पे काम किया है मैंने। अब यहाँ पे आप बोलोगे भाई फॉर्म डॉट रीसेट कर दो, लेकिन ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि भाई फॉर्म डॉट रीसेट भी क्या है, एक्चुअल डॉम उठाना है, और पहली बात है हम यहाँ फॉर्म पे कर सकते हैं लेकिन करेंगे नहीं। अब मैं ऐसा क्या करूँ, अब देखते हैं किसको अच्छा समझ में आया ये आज का टॉपिक, मैं ऐसा क्या करूँ कि ये एम्प्टी हो जाए फॉर्म सबमिट के ऊपर। अपडेट स्टेट अपडेट स्टेट अपडेट क्या करूँ, स्टेट अपडेट एम्प्टी वेरी गुड, भाई आप बोलोगे कोई मसला ही नहीं है, एम्प्टी इसको एम्प्टी दिखाना है ना, जब पूरा फॉर्म हम सब कहानी पूरी कहानी हो जाए, सेट नेम को जहाँ दिल चाहे वहाँ कॉल कर सकते हो आप, ग्लोबल है, आप बोलो भाई क्या कर दो इसके अंदर, एम्प्टी डाल दो इसके अंदर, बस हेलो वर्ल्ड, फॉर्म सबमिट किया। इस तरीके से यहाँ पे फॉर्म हैंडलिंग होती है। कोई सवाल, जल्दी आपका टास्क क्या है अभी, जल्दी से मुझे अभी करके दिखाना ही है। आप सिंपल फॉर्म बनाएं, कोई लंबा चौड़ा कोई खूबसूरती नहीं चाहिए मुझे, सिंपल सा फॉर्म बनाएं, उसके अंदर नेम ईमेल पासवर्ड ये 3 फील्ड रखें, और सबमिट करने पे मैंने एक पे करके दिखाया आपको अभी, नेम पे सिर्फ कि कैसे सबमिट हो रहा है। आपका टास्क है आप बाकी 2 पे भी मुझे करके दिखाएंगे। मैं फॉर्म सबमिट करूँ, अच्छा पहले एम्प्टी फॉर्म सबमिट नहीं होना चाहिए। अब ये कैसे होगा ये मैंने बताया नहीं, लेकिन आप जावास्क्रिप्ट में करवा चुका हूँ आपको मैं, आप खुद उसको दिमाग लगाए करें यहाँ कैसे होगा काम, कोई मुश्किल नहीं, वही चीज़ है। एम्प्टी फॉर्म सबमिट नहीं होना चाहिए। दूसरा, फॉर्म सबमिट के ऊपर तीनों की मुझे वैल्यूज़ कंसोल हो, यहाँ पे क्या क्या यूज़र ने डाला था यहाँ पे, और यहाँ से भी रीसेट होनी चाहिए। मतलब जो आज पढ़ाया उसको जल्दी से इम्प्लीमेंट करके दिखा दें। बहुत छोटा सा काम है, कोई बड़ा काम नहीं दिया मैंने। ये आपका अभी टाइम हो रहा है